नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 9 जून 2025 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। देखो, मैंने आपको बोला था मंडे से थोड़ा टाइमिंग मैं ठीक करूँगा, तो देखो आज कोशिश की है और इस बार पूरी ताकत लगाऊंगा कि टाइमिंग ख़राब ना हो अपनी डेली डिस्कशन की। आज देखो वीडियो थोड़ा सा ना लेंथी होगा क्योंकि यार एथिक्स का पोर्शन लास्ट में डालूंगा तो फिर थोड़ा तो वीडियो लेंथी होगा ना। तो आप में से जिसको एथिक्स अच्छे से आता है तो फिर वो लास्ट वाला पोर्शन छोड़ देना, ये करंट जो टॉपिक्स हैं वो सुन लेना। समझ गए? तो वीडियो की लेंथ मान लीजिए 45 मिनट हो गई तो डरना नहीं है, क्योंकि करंट टॉपिक्स तो 30 मिनट के आसपास रहेंगे ना, बाकी 10-1 मिनट का तो एथिक्स रहेगा। वो आपकी मर्जी है, आप देखना चाहो नहीं देखना चाहो। जिनको फ़ायदा हो वो देखो, जिनको नहीं फ़ायदा वो मत देखो यार। तो आज ना ये 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। वैसे रेवोल्यूशनरी एक्ट था ये, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाला। 15 साल हो गए, इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा है, क्या चैलेंजेस, सब डिस्कस करेंगे। फिर ये नेक्स्ट आर्टिकल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 लेसन्स जो इंडिया को सीखने चाहिए और ताकि अगले कन्फ्लिक्ट के लिए इंडिया तैयार रहे। नेक्स्ट, ये भी अच्छा आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। कैसे कोर्ट ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, कोर्ट मोरल पुलिस का काम कर रही हैं, जबकि उनका काम मोरल पुलिस का नहीं है, जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो अच्छा आर्टिकल है द हिंदू का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कैसे रही है, क्या ये एक्ट सक्सेसफुल रहा है, नहीं तो आखिरकार क्यों, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में ना एक डेटा रिलीज़ हुआ कि कई सारे राज्यों में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो गई है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या से। तो उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने श्रेय दिया राइट टू एजुकेशन एक्ट को। क्या वास्तव में ये एक्ट उतना सक्सेसफुल रहा है, सब डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के साथ में। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, हमारे संविधान का आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A कहता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए 2009 में ना एक एक्ट आता है, RTE एक्ट 2009। ये एक उम्मीद का कानून था। ये सिर्फ कानून नहीं था, सरकार की तरफ से देखो एक प्रोमिस था। प्रोमिस ये था, हर बच्चा पढ़ सकता है चाहे वो अमीर हो गरीब हो। इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 12(1)(c). सेक्शन 12(1)(c) ये बोलता है प्राइवेट स्कूल्स को ना अपनी 25% सीट्स जो हैं उन बच्चों के लिए रिजर्व करनी होंगी जो गरीब हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए प्राइवेट स्कूलों को अपनी 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व करनी होगी। और इसका पैसा कौन देगा? इसका पैसा देगी सरकार रिम्बर्समेंट के जरिए। मकसद जानते हो क्या था ये प्रोविजन करने का? गरीब बच्चा भी देखो उसी बेंच पर बैठे जहां पे एक डॉक्टर या फिर वकील का बच्चा बैठता है, आपस में दोनों बच्चों की दोस्ती हो, दिलों के बीच की जो दूरी है वो खत्म हो। लेकिन देखो 15 साल हो गए इस एक्ट को इंप्लीमेंट हुए, ना तो गरीब और अमीर के बच्चों में दोस्ती हुई, ना उनके बीच की दूरी खत्म हुई। लेकिन रीजन क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जान लीजिए। RTE एक्ट में जो प्रोविजन था ना, ये 25% सीट्स रिजर्व करेंगे प्राइवेट स्कूल वाले। ऑब्जेक्टिव ये था, एक तो ना सबसे पहली चीज़, इवन जो अंडर प्रिविलेज्ड किड्स हैं ना, गरीब बच्चे हैं, उनको भी देखो बेटर क्वालिटी की एजुकेशन मिले। मतलब कई बार ये मान लिया गया कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन अच्छी नहीं है तो गरीब बच्चे भी महंगे स्कूलों में पढ़ सकें। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था, सोशल बैरियर का ब्रेकडाउन। अगर देखो एक क्लासरूम मिक्स्ड होगा जिसमें गरीब और अमीर बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तो देखो समाज में कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे जो सेग्रीगेशन है वो कम हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया 15 साल हो गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्यों फेल हो गया ये एक्ट? क्यों ये इस एक्ट के प्रोविजन सिर्फ कागज पर रह गए? रीजंस देखो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला रीजन, एडमिशन प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा ओपेक है। मतलब गरीब
जो पेरेंट्स हैं ना उनको पता ही नहीं है कि किस बेसिस पे एडमिशन देता है कोई प्राइवेट स्कूल 25% जो सीट्स रिजर्व रखी गई हैं उनमें। मतलब गरीब बच्चों के लिए जो 25% रिजर्वेशन रखा गया है ना, उसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा ये स्कूल बताता ही नहीं है, स्कूल अपनी मनमर्जी करता है। और पेरेंट्स को कई बार ये भी नहीं पता होता कैसे अप्लाई करना है। और देखो, इस गरीब बच्चे एडमिशन करवा सके प्राइवेट स्कूल्स में, इसके लिए भी मिडिलमैन और एजेंट तक आ गए हैं। मिडिलमैन और एजेंट्स ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। वो बोलते हैं हम आपका एडमिशन करवा देंगे लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रिम्बर्समेंट डिले। देखो, कई सारे राज्यों में ना प्राइवेट स्कूल्स का ये कहना है भैया हम एडमिशन तो दे देते हैं गरीब बच्चों को, लेकिन सरकार पैसा ही नहीं देती रिम्बर्समेंट का। सरकार 2-3 साल लगा देती है हमारा पैसा देने में। और प्राइवेट स्कूल्स ये बोलते हैं कि भैया हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई एडमिशन दे दिया और सरकार पैसे दे 3 साल बाद, इतना तो ब्याज आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। एक ये पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक हरासमेंट। मतलब जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं ना, वो स्कूलों को तंग करते हैं। कई बार एक फॉर्म गलत हो गया तो फाइन लगा दिया जाता है एजुकेशन ऑफिसर्स के द्वारा। अप्रूवल में डिले किया जाता है जानबूझ के। बार बार इंस्पेक्शन किया जाता है स्कूल्स में, तो स्कूलों के ऊपर इंस्पेक्शन का स्ट्रेस रहता है। तो ये भी एक रीजन है। लेकिन देखो, आप ना मध्य प्रदेश का एग्जांपल लीजिए। मध्य प्रदेश ने पूरा ये जो RTE एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सिस्टम है ना, वो डिजिटलाइज कर दिया। डिजिटलाइज मतलब स्कूल्स जो हैं वो देखो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं रिम्बर्समेंट के लिए, और तुरंत के तुरंत उन्हें रिम्बर्समेंट मिल जाता है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्कूलों ने ना, बल्कि गरीब बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन है वो 25% के बजाय 80% कर दिया है। तो जहां पे देखो इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन अच्छा हुआ है ना, वहां पे ज्यादा गरीब परिवारों के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लिया है। लेकिन अब महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जहां पे 2-3 साल से राज्य सरकार ने पैसा ही नहीं दिया इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए प्राइवेट स्कूल्स को, तो फिर वहां पे RTE एक्ट का फायदा कम गरीब परिवारों के बच्चों ने उठाया है। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो RTE एक्ट इतना सफल नहीं हुआ, इसके पीछे ना पॉलिटिकल डायनामिक्स भी इन्वॉल्व हैं। आप पूछोगे पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या इन्वॉल्व हैं? पॉलिटिकल डायनामिक्स देखो ऐसे इन्वॉल्व हैं, जो स्टेक होल्डर है ना, स्टेक होल्डर कौन है इस पूरे प्रोसेस में? टीचर्स। सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं टीचर्स, वो भी सरकारी स्कूलों के। वो विरोध करते हैं इस एक्ट का। आप पूछोगे उनको क्या रिस्क है, वो क्यों विरोध करते हैं और वो विरोध करते कैसे हैं? देखो, लक्ष्मीकांत में ना पॉलिटी में आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसमें कुछ सीट्स जो है वो टीचर्स के लिए भी रखी जाती हैं। तो टीचर्स महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचते हैं और वहां पे वो इस एक्ट के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। चलो ये तो आपको पता लग गया कैसे वो विरोध करते हैं इस एक्ट का। लेकिन क्यों करते हैं ये आपको समझ में नहीं आया होगा। क्यों? देखो इसलिए करते हैं, उनको ना अपनी जॉब खतरे में लगती हैं। उनको ये लगता है कि यार अगर ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ के अगर प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे तो हमारी जॉब खतरे में है, हमारी जॉब पोस्ट खत्म कर दी जाएगी या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट सरकारी स्कूलों के टीचर विरोध करते हैं इस एक्ट का कि गरीब परिवारों के बच्चों को 25% कोटे का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में। इवन देखो जो एलीट स्कूल्स हैं ना, वो इस पॉलिसी से खुश नहीं हैं, क्योंकि देखो वो ना अपना सो कॉल्ड एक ना स्टेटस और स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहते हैं। कई बार देखो जो अमीर बच्चे पढ़ते हैं ना, उनकी पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायत आती है कि देखो स्लम एरिया के बच्चे अगर हमारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो हम आपके स्कूल में एडमिशन नहीं करवाएंगे। उनका डर ये रहता है कि देखो हमारे बच्चे वेल मैनर्ड हैं, लेकिन स्लम से जो बच्चे आएंगे स्कूल में वो वेल मैनर्ड नहीं होंगे। स्लम्स में कई बार गालियां सिखा दी जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जानबूझ के पेरेंट्स के द्वारा नहीं सिखाई जाती, लेकिन कई बार ऐसा होता है स्लम में माहौल ऐसा हो जाता है, गाली गलौज दिखने को मिलता है। तो वो जो गाली गलौज है वो गरीब परिवारों के बच्चे सीख जाएंगे, और जब वो स्कूल में अमीर परिवारों के बच्चों के साथ बैठेंगे तो वही चीज़ें उनके अंदर आ जाएंगी। ये अमीर परिवारों के पेरेंट्स को डर होता है।
इसी वजह से ना वो स्कूल के ऊपर दबाव डालते हैं कि यार वो 25% कोटे से एडमिशन मत दो, अगर देना ही है तो वो उनका सेक्शन अलग से बनवाओ, हमारे बच्चों के साथ में गरीब परिवारों के बच्चों को मत बिठाओ, उनकी आदतें खराब हो जाएंगी। तो इस वजह से ना एलीट स्कूल्स जानबूझ के ना कुछ ना ऐसी कंडीशंस लगा देते हैं कि गरीब बच्चों के लिए वहां पे आना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे स्कूल्स क्या करते हैं, स्कूल्स ये करते हैं कि आपको ना स्कूल ड्रेस के पैसे देने पड़ेंगे, बुक्स के पैसे देने पड़ेंगे। अब यार गरीब बच्चे ड्रेस के पैसे, बुक्स के पैसे और बहुत सारे हिडन चार्जेस वो कहां से देंगे? तो इनडायरेक्टली एलीट स्कूल्स ने ना डिफिकल्ट बना दिया गरीब बच्चों के लिए कि हाँ आपकी ट्यूशन फीस तो माफ कर देंगे, लेकिन दूसरे एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, जो कि दूसरे एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको पता है बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार एलीट स्कूल्स के द्वारा ना एडमिशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स बना दी जाती है कि ये फॉर्म लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। अब गरीब परिवार जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं कर पाते हैं यार, नहीं कर पाते हैं तो वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो मतलब ऐसी रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और कई बार स्कूलों का ये भी कहना होता है कि यार रिम्बर्समेंट्स जो सरकार करती है वो बहुत कम करती है, हमें चाहिए 2,000 रुपये पर मंथ, लेकिन सरकार करती है सिर्फ 800 रुपये पर मंथ, तो हम घाटे में क्यों पढ़वाएंगे बच्चों को, सरकार पैसा ही नहीं देती हमें। और तो और कई बार कुछ स्कूल्स जानते हो क्या चालाकी खेलते हैं, वो ये चालाकी खेलते हैं कि अपने आप को ना एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर करवा लेते हैं। अब नियम ये है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है ना उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है, उनको 25% सीट्स रिजर्व नहीं रखनी पड़ती गरीब परिवारों के बच्चों के लिए। तो स्कूल चालाकी खेलते हैं, वो अपने आप को एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि इस एक्ट को, इस 25% प्रोविजन को बाईपास कर सकें। क्या कर सकें? बाईपास कर सकें। फिर देखो राइटर बोलते हैं इस चीज का ना एक सॉल्यूशन मध्य प्रदेश में आया है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एलीट स्कूल्स के बजाय ना सरकार ज्यादा फोकस करे बजट स्कूल्स पे। बजट स्कूल मतलब ऐसा स्कूल जो बहुत ज्यादा हाईफाई तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल है और जहां पे एजुकेशन कम से कम सरकारी स्कूल से तो ठीक है। होते हैं ना अपने शहर में कुछ प्राइवेट स्कूल जो मतलब ज्यादा हाईफाई नहीं है, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ना मध्य प्रदेश में ऐसे स्कूल्स पे बहुत फोकस किया गया है। अब इनकी फीस चूंकि कम होती है, इसलिए सरकार को ज्यादा रिम्बर्समेंट भी नहीं करना पड़ता, सरकार के पैसे बच जाते हैं। और दूसरा देखो, सरकार इन्हें पेमेंट भी टाइमली कर देती है, तो इसलिए ये स्कूल्स खुशी खुशी गरीब बच्चों के लिए सीट्स रख लेते हैं। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया ना, कई सारे बजट स्कूल्स ने तो इवन 80% सीट्स कोटा स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रख ली है। लेकिन देखो एक बात है, राइटर बोलते हैं यार ये बजट स्कूल वाला कंसेप्ट तो सही है, थोड़े सस्ते प्राइवेट स्कूल ले लो, लेकिन देखो यहां पे ना एजुकेशन की क्वालिटी उतनी भी इंप्रूव नहीं होती। सरकारी स्कूलों से थोड़ा सा ठीक होती है, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी भी फिर कॉम्प्रोमाइज होती है। कुल मिलाकर देखो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं पॉलिसी आए 15 साल हो गए बट इंप्लीमेंटेशन पुअर ही रहा है। सोशल इंटीग्रेशन नहीं है उसका, जो सोचा था कि हाँ भाई डॉक्टर और वकील के बच्चों के साथ में गरीब परिवारों के बच्चे बैठे, नहीं ऐसा नहीं है उसका। क्वालिटी इन्हेंसमेंट नहीं है उसका। कई बार ये दिक्कत भी आती है, इवन गरीब बच्चों को, कोटा स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल भी जाए तो चूंकि देखो उनका बेस कई बार कमजोर होता है ना, तो वो कई बार कोप अप नहीं कर पाते। समझ गए? मतलब एक बच्चा जो शुरू से लगातार प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो, उसका बेस भी मजबूत है, पेरेंट्स ने ट्यूशन लगवा के दिया हो, अब उसका सामना ना कई बारी गरीब बच्चा यानी कोटा स्टूडेंट कर नहीं पाता, वो पिछड़ जाता है, फिर वो डिप्रेस हो जाता है। लास्ट में देखो वे फॉरवर्ड में राइटर कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं। देखो प्रॉब्लम आपको पता हो तो रिकमेंडेशन तो आप भी लिख सकते हो, जैसे टीचर्स को समझाओ कि भैया तुम्हें इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से कोई नुकसान नहीं है, उनको बल्कि इन्वॉल्व करो, उनके लिए इंसेंटिव सिस्टम होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। प्राइवेट स्कूल्स का कोऑपरेशन इंश्योर करो, रियलिस्टिक रिम्बर्समेंट रेट होने चाहिए, सरकार कम पैसा ना दे, एक्चुअल जितना कॉस्ट आ रहा है स्कूल्स को उतना पैसा दे। और जो स्कूल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग लेके RTE एक्ट को बाईपास कर देते हैं,
उन पे एक्शन लो, सोशल इंटीग्रेशन होना चाहिए, क्लासरूम्स जो हैं वो सभी सेक्शन से भरे होने चाहिए ताकि मिक्स्ड कल्चर की झलक दिखे। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी जैसे मध्य प्रदेश ने किया वैसा ही प्रोविज़न होना चाहिए। और मॉनिटर भी करो, सिर्फ एक्ट लाने से कुछ नहीं होता, मॉनिटर करो कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। फीडबैक सिस्टम इस्टाब्लिश होना चाहिए, भाई गरीब जो पेरेंट्स हैं उनको क्या दिक्कत आ रही है एडमिशन लेने में, फीडबैक सिस्टम से जो फीडबैक मिले फिर उसके हिसाब से एक्ट होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल के बारे में है। मतलब दूसरे शब्दों में बोले तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में फर्दर अगर एस्केलेशन होता है, कन्फ्लिक्ट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया को अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या लेसन्स सीखने चाहिए ऑपरेशन सिंदूर से। DS हुड्डा जो खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो 10 लेसन्स। सबसे पहले लेसन नंबर 1। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है वो शिफ्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की कि अब देखो अगर टेरर अटैक इंडिया में होते हैं ना तो इसका जवाब इंडिया के द्वारा दिया जाएगा, ना सिर्फ पाकिस्तान में टेरर जो साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करके, बल्कि इंडिया में अगर टेरर अटैक होता है और पाकिस्तान ने वो करवाया है तो इसका जवाब इंडिया देगा, बल्कि पाकिस्तान के मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस है ना उनके ऊपर अटैक करके, अटैक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, मतलब उनको हिट करके, ऐसे अब इंडिया के द्वारा जवाब दिया जाएगा। जैसे बालाकोट ऑपरेशंस में ना इंडिया ने पाकिस्तान की टेरर साइट्स को हिट किया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने यह क्लियर कर दिया है कि टेररिज्म के लिए सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि उनके रखवाले भी जिम्मेदार होंगे। मतलब पाकिस्तान को भी डायरेक्ट कीमत अब चुकानी पड़ेगी टेररिज्म को स्पॉन्सर करने के लिए। तो इंडिया जो जवाब देगा वो सिर्फ टेरर साइट्स को हिट नहीं करेगा, बल्कि अब इंडिया पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी हिट करेगा टेरर अटैक होने के सूरत में। दूसरा लेसन देखो, पहले ना पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर ब्लफ खेलता था। न्यूक्लियर ब्लफ मतलब आतंकवादी हमले करवाओ मर्जी कितने, और बाद में जब इंडिया जवाब देने की कोशिश करता तो पाकिस्तान हल्ला मचा देता पूरे वर्ल्ड में, देखो देखो जी अटैक हो गया, देखो देखो न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो सकता है दो देशों के बीच में। तो पाकिस्तान ये ब्लफ करता था। अब इंडिया ने ना जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को तोड़ दिया। इंडिया ने बोला भाई हम तो जवाब देंगे, कर लो, तुम्हें अगर न्यूक्लियर वार करना है तो हम तैयार हैं, तुम्हारे न्यूक्लियर ब्लफ से हम नहीं डरने वाले हैं। तो इंडिया ने नया नॉर्मल सेट कर दिया है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर ने ना ये इस्टेब्लिश कर दिया कि इवन इंडिया न्यूक्लियर एस्केलेशन से डरने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करेगा तो इंडिया उतना ही प्रोपोर्शनली जवाब देगा, और ये टेरर, ये न्यूक्लियर वार की धमकी से इंडिया डरने वाला नहीं है। इवन देखो पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर या फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सिग्नलिंग नहीं दिया। हालांकि उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक खबर आई थी कि जो उनकी न्यूक्लियर कमांड वाली मीटिंग, न्यूक्लियर कमांड है, न्यूक्लियर अथॉरिटी है, उसकी मीटिंग बुलाई गई है। ये न्यूक्लियर सिग्नलिंग होती है। पाकिस्तान ने उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सिग्नलिंग नहीं दिया। और देखो बेशक इंडिया ये बोले कि हाँ यूएसए की मीडिएशन नहीं थी, लेकिन यूएसए, सऊदी अरेबिया वो बैक चैनल मीडिएशन तो करवा ही रहे थे पूरे टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव रहे ताकि एस्केलेशन को यानी टेंशन्स को बढ़ने से रोका जा सके। अब आ रहा तीसरा पॉइंट देखो ये है, अब ना आगे भी जब टेंशन्स होंगी या फिर इंडिया जब जवाब देगा ना पाकिस्तान का, तब भी देखो ज़्यादा चांसेस ये हैं इसी टाइप के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इंडिया ने ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ना तो देखो इंडिया के फाइटर जेट पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, और ना ही पाकिस्तान के जेट भारत के एयर स्पेस में आए। यहीं से हमने मिसाइल्स लॉन्च कर दी, और उन्होंने भी जो नाकाम कोशिश की, पाकिस्तान से ही भारत की तरफ मिसाइल्स लॉन्च करने की उन्होंने कोशिश की।
लेकिन फाइटर जेट नहीं गए एक दूसरे के एयर स्पेस में, क्योंकि इससे ना रिस्क ज़्यादा होता है। तो आगे भी जब देखो स्टैंड ऑफ होगा, लो कैजुअलिटी हाई इंपैक्ट वारफेयर मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ह्यूमन लॉसेस कम से कम हो। और ग्राउंड ट्रूप्स ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, ना तो इंडिया के ट्रूप्स ने बॉर्डर क्रॉस किया, ना पाकिस्तान के ट्रूप्स ने। तो ये भी बड़ा लेसन है। आगे भी हाई प्रिसीजन स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी, तो इंडिया को पहले से तैयार रहना चाहिए। फिर है ड्रोन वारफेयर रेवोल्यूशन। ड्रोन वारफेयर रेवोल्यूशन मतलब देखो, साउथ एशिया में पहली बार इतना ज़बरदस्त ड्रोन वारफेयर देखने को मिला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मतलब सुसाइडल ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, सर्विलियंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, काउंटर ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। ये साउथ एशिया में पहली बार था। इससे पहले देखो, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में 2020 में जो युद्ध हुआ ना, उसमें ड्रोन्स का भयंकर यूज हुआ। फिर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार है, अभी थोड़े दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ी होगी, कि यूक्रेन किस प्रकार से मतलब चोरी छुपे यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स भेज दिए रशिया के अंदर, और बाद में उनको एक्टिवेट कर दिया, और एक्टिवेट करके उन ड्रोन्स की सहायता से रशिया में 40 के आसपास उनके जो मिलिट्री प्लेन है वो उड़ा दिए यूक्रेन ने। अब ये एक हफ्ते पहले की बात थी। तो आगे भी देखो, जब युद्ध होगा ना, ड्रोन वारफेयर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। पाकिस्तान ने क्या किया, बहुत सारे ड्रोन से इंडिया में भेज दिए। ये जो स्वार्म ड्रोन्स भेजे जाते हैं ना, जैसे मधुमक्खी बहुत सारी एकदम से आती हैं, तो वैसे ही बहुत सारे ड्रोन ना एकदम से भेज दिए जाते हैं। जैसे 200-300 ड्रोन एकदम से भेज दिए। ये इसलिए भेजे जाते हैं एकदम से ना, जैसे दूसरे देश का जो डिफेंस सिस्टम है उसको कंफ्यूज कर दिया जा दे, और फिर कंफ्यूजन की आड़ में फाइनली फिर मिसाइल लॉन्च की जाए। तो ये भी एक बड़ी ताकत है, ड्रोन स्वार्म्स, एआई गाइडेड ड्रोन्स। अब इनमें इंडिया को महारत हासिल करनी है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट लेसन देखो, ये है, युद्ध चाहे कोई भी जीते, लेकिन नरेटिव कौन सेट करता है वो ज़्यादा मैटर करता है। अब पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने ना अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये कन्विंस करवा दिया कि हम जीते हैं, और 10 मई का दिन हर साल विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। उन्होंने रोड शोज निकाले कि हाँ हम जीत गए। मतलब देखो, ये जो बैटलफील्ड में युद्ध लड़ा जा रहा है वो एक बात है, लेकिन नरेटिव वारफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और नरेटिव वारफेयर में सोशल मीडिया, फेक वीडियोस, सिलेक्टिव इमेजरी, फेक इमेजेस, पैट्रियोटिक प्रोपगेंडा, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं परसेप्शन मैनेज करने के लिए। आज के समय में देखो, युद्ध के बाद में पब्लिक ओपिनियन और इंटरनेशनल परसेप्शन ज़्यादा मैटर करती है। किससे? युद्ध में आपने कैसा परफॉर्म किया उससे। युद्ध में आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेकिन आप अपना परसेप्शन नहीं सेट कर सके, नरेटिव नहीं सेट कर सके, तो कोई फायदा नहीं है। फिर बात आती है साइबर वारफेयर इमरजेंस की। देखो, कोशिश की गई इस बार पाकिस्तान के द्वारा कि इंडिया का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे टारगेट करने की, सफल नहीं हो उसका पाकिस्तान। लेकिन फ्यूचर में जब कन्फ्लिक्ट होगा ना, तो देखो, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, सैटेलाइट्स, बैंकिंग सर्विस, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, इनको टारगेट किया जाएगा। इंडिया को पहले से तैयार रहना चाहिए। क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो ज़्यादा वल्नरेबल रहेगा, और ये नई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इसमें ना इंडिया को ना सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटी बल्कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी हासिल करनी चाहिए कि हम भी दुश्मन देश का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो इंडिया को ना एक ट्राई सर्विस साइबर कमांड चाहिए। ट्राई सर्विस साइबर कमांड मतलब जिसमें तीनों हमारी फोर्सेस हों, उनकी मिला के साइबर कमांड चाहिए, जिसके पास में ऑफेंसिव और डिफेंसिव, मार करने की और अपने आप को बचाने की, दोनों की कैपेबिलिटी हो। देखो, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ना, पहले साइबर अटैक किया, फिर फिजिकल अटैक किया। फिर नेक्स्ट है लेसन नंबर 7, प्री एम्प्टिव डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी। मतलब देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया ना, तो यूएस, फ्रांस, रशिया, इन्होंने ना इंडिया को बोला कि यार पीस मेंटेन करो। तो इंडिया ने एक्सप्लेन किया कि यार पहले देखो टेरर अटैक हमारे ऊपर हुआ है। तो राइटर बोलते हैं यार यूएस, फ्रांस, रशिया, इन्होंने पहले तुमको बोला और फिर तुमने उनको एक्सप्लेन किया, तो तुम्हें तो पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही इनको एक्सप्लेन कर देना चाहिए था ना कि हम अटैक करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। आप प्रीएम्प्टिव नहीं खेले, आप रिएक्टिव खेले।
आपको पहले से डिप्लोमेसी का यूज करना चाहिए था। तो इंडिया को ना G20, क्वाड, UNHRC इन फोरम्स का इस्तेमाल करना चाहिए प्री कन्फ्लिक्ट जस्टिफिकेशन के लिए कि देखो हमारे साथ गलत हुआ है और हमारा रिप्लाई बनता है। पहले से इंडिया को माहौल बना लेना चाहिए, बजाय इसके कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया और फिर माहौल बनाना स्टार्ट किया कि देखो हमारे ऊपर हमला किया था। हमला हुआ था तो पहले से माहौल बना लेते ना। फिर नेक्स्ट है ट्राई पिलर कोहेरेंस। ट्राई पिलर कोहेरेंस मतलब देखो 3 चीजें हैं जवाब देने के लिए। एक पॉलिटिकल इंटेंट होना चाहिए, इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने डिसाइसिव अप्रोच शो की है। दूसरा मिलिट्री कैपेबिलिटी। मिलिट्री कैपेबिलिटी तो देखो हमारे पास है ही है, हमने बैठे बैठे इतना प्रिसाइजली पाकिस्तान के एयर बेसिस को हिट किया, तो ये ताकत हमारे पास में है। तीसरा है डिप्लोमेटिक फाइनीज, मतलब स्ट्राइक करने के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हम कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करते हैं, कैसे नैरेटिव बिल्ड करते हैं, ये काम देखो है डिप्लोमेसी का। तो तीनों में हमारी ताकत होनी चाहिए। ये नेक्स्ट लेसन है। फिर है नेक्स्ट लेसन एस्केलेशन मैनेजमेंट। देखो जब जैसे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, अब पाकिस्तान ने दिखाने के लिए तो जवाब दिया इंडिया को, लेकिन देखो पाकिस्तान का जवाब और फिर इंडिया का जवाब, तो कितना एस्केलेशन हो जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इंडिया को ना एस्केलेशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि देखो एस्केलेशन हो सकता है, मतलब फुल फ्लेज वार भी स्टार्ट हो सकता है। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन सी रेड लाइंस है, जब पाकिस्तान क्रॉस करेगा तो हम फुल फ्लेज वार डिक्लेयर कर देंगे। ये सारी रणनीति ना पहले से तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया और फिर पाकिस्तान के रिप्लाई के बाद आप डिसाइड कर रहे हो कि क्या करें। नहीं, हर प्रकार की सिनेरियो प्लानिंग ना पहले से होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है मल्टी फ्रंट मल्टी स्पीड ऑपरेशन। सारे लेसन्स को मिला के राइटर ये स्लाइड दे देते हैं। राइटर बोलते हैं देखो अगला जब ऑपरेशन इंडिया को अंजाम देना हो ना, तुरंत की तुरंत, जैसे पहलगाम अटैक के बाद में ना हमने बहुत वेट कर लिया, 12-14 दिनों का वेट कर लिया, इतना वेट नहीं होना चाहिए। तुरंत प्रिसाइज मिसाइल्स छोड़े इंडिया, साइबर डोमेन का यूज़ करे, इंफॉर्मेशन डोमेन में लीड करे, डोमिनेट करे, और साइकोलॉजिकल डोमेन में भी इंडिया डोमिनेट करे। मतलब पैनिक होना चाहिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों में डर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को करनी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो द हिंदू का है, संजय हेगड़े ने ये आर्टिकल लिखा है और ये बोलते हैं अगर देखो जुडिशरी फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट नहीं करती है और इस बात पे फ्री स्पीच को एक्सप्रेस कर देती है कि हाँ सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, तो ये एक प्रकार से रिग्रेशन का साइन है। बिल्कुल देखो बेसिक्स और बैकग्राउंड के साथ में डिटेल से ये आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे संविधान का आर्टिकल 19 का सेक्शन 1 क्लोज ए क्या बोलता है। ये देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। इस आर्टिकल में ये बोला जाता है हर एक नागरिक का ये फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या आता है, कोई भी नागरिक सरकार की पॉलिसीज़ को और पब्लिक ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो अपने जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस कर सकता है। पीसफुल प्रोटेस्ट और प्रदर्शन में यानी डिमॉन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मूवी बना सकता है, वीडियो बना सकता है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हर एक नागरिक एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल डिबेट में शामिल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आती हैं, आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लोज ए। लेकिन देखो एक चीज़ आप याद रखिए, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब संविधान कहता है तुम्हारा हक, तुम्हारा राइट सिर्फ वहां तक है जहां देखो दूसरे का राइट स्टार्ट होता है। मतलब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है। अब आर्टिकल 19 सेक्शन 2 में ना बताया भी हुआ है किन किन ग्राउंड्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब देखो कोई यूं बोलता है कि कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है, कश्मीर को भारत से अलग कर दो, तो जाहिर तौर पे ये चीज़ तो देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है ना। अब इसे थोड़ी ना फ्री स्पीच मानेंगे। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो जाहिर तौर पे उस स्पीच को बैन किया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा। फिर देखो ये है कोई भी पर्सन ना ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे देश की सिक्योरिटी खतरे में आए।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा थोड़ी ना कोई मिलिट्री डिटेल्स जो है वो पब्लिक में डाल देगा, सीक्रेट डिटेल्स पब्लिक में डाल देगा और बोलेगा मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अरे भाई, तुम देश की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हो। तीसरी चीज पब्लिक ऑर्डर, मतलब अब कोई बोल रहा है कि इस कम्युनिटी को, लोगों को मार दो, देखते ही गोली मार दो, अब ये तो वायलेंस भड़काने वाली बात होगी ना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आएगी। नेक्स्ट, डिसेंसी और मोरालिटी। अब देखो कोई पर्सन है, अब वो बच्चों को अश्लील कंटेंट दिखा देता है, अश्लील वीडियो दिखा देता है, अब ये चीज़ थोड़ी ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आएगी। तो डिसेंसी और मोरालिटी वायलेट होती है और इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। डिफेमेशन, मतलब बिना प्रूफ के किसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि ये रेपिस्ट है, तो उसकी तो रेपुटेशन आपने खराब कर दी ना, तो डिफेमेशन भी नहीं किया जा सकता। सबसे लास्ट में फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, ऐसा कंटेंट भी पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता जिससे फ्रेंडली रिलेशन से इंडिया के खराब हो जाएं अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ में। तो ये ग्राउंड्स साफ साफ बता दिए गए हैं कि इन ग्राउंड्स पे रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाई जा सकती हैं कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा। ये आपने पढ़े भी होंगे लक्ष्मीकांत में या फिर जहां से भी आपने पढ़ी हैं चीजें। अब देखो ये जो लाइन है ना, कई बार काफी थिन हो जाती है। अब किसी ने कोई स्टेटमेंट दी, क्या वो स्टेटमेंट फ्री स्पीच के अंदर आती है या फिर वो फिर हेट स्पीच के अंदर आ जाती है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ये लाइन ना कई बार काफी थिन हो जाती है। इसलिए देखो कोर्ट को ना 3 टेस्ट फॉर्मूला का यूज करना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि किसी स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है या नहीं लगानी है। सबसे पहले कोर्ट ये देखे क्या स्पीच से वायलेंस होने का खतरा है या हुआ है। दूसरा ये देखे कि वास्तव में स्पीच से पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरी चीज ये देखे क्या स्पीच में इतनी इंफॉर्मेशन थी कि भारत की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ गई। तो ये 3 टेस्ट फॉर्मूला अपनाए कोर्ट किसी भी स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन लगाने से पहले। समझ गए? मतलब कोर्ट का काम ये है कि फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना, ये देखना कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फ्री स्पीच के ऊपर बनती है या नहीं बनती है, और बनती है तो कौन से ग्राउंड के ऊपर बनती है। ये ग्राउंड्स तो दिए हुए हैं ना संविधान में साफ साफ, ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। बट दिक्कत ये है जजेस ना आज के समय में मोरल पुलिस बन गए हैं। मोरल पुलिस मतलब अगर देखो किसी जोक से मान लीजिए रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए तो कोर्ट कहती है बैन कर दो, सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। मतलब कोर्ट ने ये नहीं देखा कि आर्टिकल 19 के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बनती है या नहीं बनती है। कोर्ट बस ये देख लेती है कि हाँ अगर सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं तो बैन कर दो। अरे भैया आपका काम संविधान को प्रोटेक्ट करना है ना कि सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करना। आप ये देखो ना जो जोक मारा गया है क्या उससे कोई राइट हुए, वायलेंस हुआ, आप ये सब देखो। कोर्ट का काम देखो सेंसर बोर्ड बनना नहीं है, कोर्ट का काम है राइट को प्रोटेक्ट करना, कोर्ट का काम है संविधान को प्रोटेक्ट करना। अब जैसे कुछ केस स्टडीज हैं, केस स्टडीज जैसे देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ना एक लड़के ने प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज किया था, यूपी की बात है। अब यूपी में उस लड़के के अगेंस्ट हो गई एफआईआर, मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने बोला पीएम का अपमान हुआ है इसलिए गलती है उस लड़के की और हम एफआईआर क्वेश नहीं करेंगे। तो राइटर बोलते हैं यार ये क्या मजाक है यार, मतलब अपमान हुआ का क्या मतलब है। संविधान बोलता है इवन पीएम भी इम्यून नहीं है क्रिटिसिज्म से, पीएम का क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को तो हाथों हाथ एफआईआर रद्द करनी चाहिए थी कि हाँ क्रिटिसिज्म हुआ है तो कोई बात नहीं भाई, एफआईआर तो नहीं बनती है। लेकिन कोर्ट बल्कि कह रही है कि पीएम का अपमान हुआ है इसलिए एफआईआर को ऐसे नहीं करेंगे। क्या उस लड़के की पोस्ट से कोई वायलेंस हुआ, राइट्स हुए, देश की सिक्योरिटी खतरे में आई? ये जो हमने 6 ग्राउंड्स डिस्कस किए रिस्ट्रिक्शन लगाने के, क्या उस लड़के का ट्वीट इन 6 ग्राउंड्स पे खरा उतरता है? नहीं तो फिर उसके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? फिर एक दूसरी केस स्टडी दी जाती है कमल हसन।
कमल हसन ने ना अभी एक स्टेटमेंट दी थी। कमल हसन को आप सब जानते हो, तमिल एक्टर हैं। उनकी एक मूवी आई है अभी, ठग लाइफ। उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि जो कन्नड़ लैंग्वेज है ना, तो कन्नड़ लैंग्वेज भी तमिल लैंग्वेज से निकली है, ऐसी कोई स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना कन्नड़ लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारी लैंग्वेज अलग है, तमिल से नहीं निकली है। तो मतलब इस प्रकार से विवाद हो गया, मामला पहुंचा कोर्ट में। तो कोर्ट ने ना कमल हसन को बोला कि भैया लोगों के ना सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, इसलिए तुम माफी मांग लो। कमल हसन ने मना कर दिया, मैं क्यों माफी मांगू, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो राइटर यहां पे बोलते हैं कि एक बात बताओ, कोई लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज से निकली है नहीं निकली है, ये तो डिबेट हो सकती है ना इस चीज पे तो, लेकिन इस स्टेटमेंट से सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं इसलिए तुम माफी मांग लो। तो कोर्ट मोरल पुलिस का काम कर रहा है। कोर्ट को स्टैंड लेना चाहिए था ना कि भाई कमल हसन ने जो बोला है उसकी ओपिनियन है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं कन्नड़ नहीं निकली है तमिल से, तो तुम बोल दो कि नहीं निकली है भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन उसकी स्पीच थोड़ी ना दबा सकते हो कि तुम माफी मांग लो जो तुमने जो बोला है। अब इन सब चीजों से जानते हो होता क्या है, होता देखो ये है, डेमोक्रेसी के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। अब यूट्यूबर सरकाज़म नहीं मारेंगे, यूट्यूबर जब वीडियो बनाएंगे तो बीप बीप डाल देंगे। बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर मूवीज के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो जानबूझ के ऐसा कंटेंट नहीं डालेंगे जिससे उन्हें थोड़ा सा भी रिस्क लगे। और प्रोफेसर्स भी अपने ट्वीट्स डिलीट कर देंगे। लेकिन नुकसान तो डेमोक्रेसी को हो रहा है ना। देखो मिल्स का ना एक स्टेटमेंट है कि देखो डेमोक्रेसी में इवन 1,00,000 लोग अगेंस्ट हों और उनके सामने सिर्फ सिंगल पर्सन होना, तो उसको भी बोलने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखो सच सामने आना चाहिए। तो एक जो माइनॉरिटी ओपिनियन रखता है, तो सच तो उसके बोलने से भी सामने आ सकता है ना। तो किसी को भी बोलने से नहीं रोकना चाहिए अनटिल अनलेस वो दूसरों के राइट्स को हार्म नहीं पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन लोग जब खुल के बोलेंगे ही नहीं तो डेमोक्रेसी को नुकसान होगा ना। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि खुल के बोलना, ताकि आइडियाज और ज्यादा इवोल्व हों। लेकिन नहीं, फिर देखो कई बार ना कोर्ट क्या कर देती है, मान लीजिए किसी ने कोई ट्वीट किया, अब उसके खिलाफ ना FIR दर्ज होगी, तो कोर्ट बोलती है कि अरे इन्वेस्टिगेशन होने दो, कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन में सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। लेकिन राइटर बोलते हैं यार हमारे देश के सिस्टम में ना FIR अगर 2-3 साल तक दर्ज रहे तो जिसने ट्वीट किया था उसका इतना हरासमेंट हो जाता है, उसका मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, कोर्ट केस में पैसे लगते हैं। तो ये जो फर्जी FIR है इनको तो आते ही कोर्ट को निरस्त कर देना चाहिए कि गलत FIR है, और मतलब स्पीच जो है फ्री स्पीच के अंडर आती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती, ऐसा कोर्ट को स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन कोर्ट बोल देती है इन्वेस्टिगेशन होने दो, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। अरे भैया बाद में क्या, वो पूरी प्रोसेस ही तो बर्डन है ना जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। अब सिडिशन का एग्जाम्पल दिया जाता है, सिडिशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, लेकिन अब नया जो भारतीय न्याय संहिता आया, भारतीय न्याय संहिता में सिडिशन वर्ड नहीं है, लेकिन डिसअफेक्शन, पब्लिक मिसचीफ, हेट्रेड, प्रमोटिंग एनमिटी, ये वर्ड इस्तेमाल हो गए। है तो ये सिडिशन ही ना इनडायरेक्टली, आपने सिर्फ दूसरे सिडिशन की जगह आप दूसरे वेग वर्ड्स ले आए, बट इनडायरेक्टली है तो सिडिशन ही प्रोविजन ये ना। सिडिशन के बेस पे आर्बिट्ररी अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे PM को बुजदिल कहना, ये पब्लिक मिसचीफ है। अब इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। फिर वे फॉरवर्ड में राइटर बोलते हैं बैक टू बेसिक्स, जजेस को आर्टिकल 19 सेक्शन 2 के ग्राउंड्स के बेस पे ही फ्री स्पीच को कर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फीलिंग्स हर्ट हो गई तो फिर हाँ माफी मांग लो, कोर्ट को ये नहीं बोलना चाहिए। और देखो बर्डन स्टेट के ऊपर है कि ये प्रूव करना कि आर्टिकल 19 सेकंड के अंदर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन से पैरामीटर के ऊपर स्पीच खरी उतरती है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये प्रूव करना सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी से जबरदस्ती अपोलॉजी ना दिलवाए। और फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है स्पीच के बाद में जल्दी से जल्दी उसे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट्स को स्टैंड लेना चाहिए।
और क्लियर स्टैंडर्ड होने चाहिए कब स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, मतलब क्लियर स्टैंडर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी केस में रिस्ट्रिक्शन लगा दी, किसी केस में नहीं लगाई, नहीं। इसके बाद देखो एथिक्स डिस्कस कर लेते हैं। एथिक्स का हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो है रिलेशनशिप क्या है लॉ और एथिक्स के बीच में, क्या रिलेशनशिप है। यूपीएससी 2 बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। लॉ मतलब ऐसे रूल्स जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, सरकार मतलब पार्लियामेंट भी, हम पॉलिटी में नहीं जा रहे हैं, समझ गए। अगर आप देखो सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स तोड़ते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे ट्रैफिक रूल्स आप तोड़ोगे आपको पनिशमेंट मिलेगी, टैक्स लॉज आप तोड़ोगे आपको पनिशमेंट मिलेंगी। मतलब कानून जो होता है वो रिजिड होता है और इनको ब्रेक करने पे आपको पनिशमेंट मिलती है। कानून को फॉर्मल तरीके से लिखा गया होता है। पार्लियामेंट से जो कानून पास होते हैं वो लिखे गए होते हैं ना प्रॉपरली। लेकिन दूसरी तरफ एथिक्स, मैंने पिछले लेक्चर्स में लास्ट वीक आपको बताया था, एथिक्स तो देखो वो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं समाज के, जिसके बेसिस पे ये तय होता है कि कोई एक्शन गलत है या सही है। समझ रहे हो? एथिक्स मतलब वो समाज के एक्सेप्टेड नॉर्म्स, समाज या फिर ग्रुप के भी, मतलब जैसे अब मीडिया के एथिक्स अलग से होते हैं तो प्रोफेशनल एथिक्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन सिंपल भाषा में डेफिनेशन, एथिक्स मतलब समाज के एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स जिसके बेस पे एक्शन को जज किया जाता है कि वो एक्शन सही है या गलत है। जैसे देखो समाज में बड़ों का सम्मान करना, इसे एथिकल माना जाता है, और कोई बड़ों को गाली दे, डिसरिस्पेक्ट से बात करे तो उसे अनएथिकल माना जाता है। अब देखो लॉ का वायलेशन आप करोगे तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन एथिक्स का वायलेशन आप करोगे, बड़ों का सम्मान नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है आपको सजा मिलेगी। हाँ, थोड़ी बेइज्जती आपकी होएगी, लेकिन कोई मारने नहीं वाला है। समझ गए? तो ये डिफरेंस है लॉ एंड एथिक्स के बीच में। लॉ रूल्स इन्फोर्स्ड बाय स्टेट या फिर कंट्री की अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। एथिक्स तो मोरल गाइडलाइंस हैं सही और गलत बिहेवियर जज करने के लिए। पर्पस क्या है लॉ का? कॉमन गुड को अचीव करना। कॉमन गुड मतलब जैसे आपको पता है सभी लोग टैक्स भरेंगे तो फिर विकास होगा, कॉमन गुड अचीव होगा। सभी लोग ट्रैफिक के रूल्स का पालन करेंगे तो कॉमन गुड होगा, जाम नहीं लगेगा। जबकि एथिक्स का पर्पस क्या होता है? एथिक्स का पर्पस लीगल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, एथिक्स से पर्सनल हैप्पीनेस आती है, एथिक्स से पीस आती है, इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे बहुत फ़ायदा होता है एथिक्स का, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। लॉ जो होता है कोडिफाइड होता है, लिखा हुआ होता है। एथिक्स कहीं पे लिखा थोड़ा हुआ है बड़ों का सम्मान करना है, बस सोसाइटी के एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है जो चले आ रहे हैं। फिर लीगल पेनल्टी लगती है। एथिक्स के वायलेशन पे सोसाइटी का डिसअप्रूवल होता है, रेपुटेशन आपकी खराब हो सकती है, लेकिन कोई मारने नहीं वाला है। तो कुल मिला के यही है। अब देखो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो वैसे लीगल है बट अनएथिकल है? ऐसे किसी चीज़ का एग्जाम्पल दीजिए। देखो जैसे स्लेवरी है, स्लेवरी पुराने समय में लीगल थी अमेरिका में, लेकिन था तो देखो अनएथिकल ही ना यार। और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे साउथ अफ्रीका में ना ब्लैक्स एंड वाइट्स के लिए अलग स्कूल्स हुआ करते थे। अब साउथ अफ्रीका की सरकार थी, वहाँ पे वाइट माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ब्लैक्स और वाइट्स के लिए अलग क्लासरूम, अलग स्कूल का प्रोविज़न किया। लेकिन देखो लीगल था तो अनएथिकल ही ना यार। सेग्रीगेशन करना, डिस्क्रिमिनेशन करना अनएथिकल है ना। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जब हिटलर रूल कर रहे थे तो उस समय देखो ज्यूज के अगेंस्ट बहुत कानून आए। अब वैसे वो कानून थे लेकिन थे तो इलीगल ही ना, मतलब थे तो अनएथिकल ही ना। तो ये मैंने सारे एग्जाम्पल दे दिए, कोई चीज़ लीगल बट अनएथिकल। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अब एग्जाम्पल में थोड़ी ना, आगे पॉइंट भी तो डिस्कस करने हैं ना। जैसे सती का एग्जाम्पल है, साल्ट लॉ गांधी जी ने तोड़ा था, वैसे इलीगल था लेकिन एथिकल था। यहाँ पे देखो एडल्ट्री लॉज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अब मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ कि ना लॉज और एथिक्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं।
तीन तरीके से इंटरेक्ट करते हैं लॉज और एथिक्स आपस में। पहली सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि लॉ और एथिक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, मतलब जो चीज़ एथिक्स बोलती है वही चीज़ लॉ भी बोलती है। जैसे देखो प्रीएम्बल में ना ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम। अब लॉ भी इन सब चीज़ों को प्रमोट करने की बात बोलता है और इन सब चीज़ों को प्रमोट करना एथिकल भी है। समझ गए? तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मर्डर करना देखो ना सिर्फ अनएथिकल है बल्कि इलीगल भी है। दोनों एक दूसरे को इन्फोर्स कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बच्चों से काम करवाना, 10 साल का बच्चा है उससे काम करवाना इलीगल भी है और अनएथिकल भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि लॉ जो है वो नए एथिक्स डेवलप करने की कोशिश करता है समाज में। जैसे देखो सती वैसे एक्सेप्टेड थी समाज में, लेकिन सती को बैन करने के लिए कानून आ गया, तो मतलब लॉ जो था वो नए एथिक्स क्रिएट कर रहा था समाज में। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित अगर कानून आता है, जैसे उत्तराखंड में आ गया, मान लीजिए कानून पहले आ गया, तो कानून जो है वो नए एथिक्स समाज में डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे चाइल्ड मैरिज का एग्जांपल लीजिए। चाइल्ड मैरिज देखो, कानून पहले आया, लोग तो चाइल्ड मैरिज, अपने बच्चों की चाइल्ड मैरिज कर रहे थे, लेकिन सरकार कानून लेके आई। कानून की सहायता से फिर धीरे धीरे समाज में एथिक्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं कि नहीं यार चाइल्ड मैरिज गलत है। तो दूसरा सिनेरियो है कि लॉ जो है वो नए एथिक्स डेवलप करता है। तीसरी सिचुएशन जब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट कब करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। ये सारे कानून जब कोई चीज़ लीगल थी लेकिन अनएथिकल थी, जैसे साल्ट लॉ, ये सारे एग्जांपल्स मैंने शुरुआत में आपको दिए ना। तो तीनों सिनेरियोज हो गए। एडल्ट्री है, अब वैसे एडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज हो गई है, लेकिन है तो अनएथिकल ना यार। एडल्ट्री मतलब अब शादी हो गई है फिर भी आप किसी दूसरे की पत्नी के साथ में संबंध बना रहे हो, तो ये गलत है ना। लीगल हो सकता है, सरकार कह सकती है कि हाँ बालिग हैं, लेकिन अनएथिकल है ना। तो तीसरा सिनेरियो जब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब इसके बाद आता है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। देखो एथिक्स की ना 4 डायमेंशंस हैं: डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ना बोलता है सिंपली ऑब्जर्व करो, डिफरेंट कल्चर्स में क्या क्या मोरल बिलीव्स हैं या फिर क्या क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करो कि लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए वो नहीं, लोगों को क्या करना चाहिए वो आता है नॉर्मेटिव एथिक्स में। ये देखो, इट प्रिस्क्राइब्स हाउ पीपल शुड एक्ट, मतलब सही गलत क्या है, क्या लोगों को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आती है नॉर्मेटिव एथिक्स में। और क्या लोग करते हैं, व्हाट पीपल एक्चुअली डू, ये आता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में। जैसे देखो इंडिया में लोग अभी भी अरेंज मैरिज काफी करते हैं, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज में नहीं करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बट सिर्फ ये चीज लिखेगा व्हाट पीपल डू इन इंडिया, व्हाट पीपल डू इन वेस्टर्न सोसाइटी, सिर्फ ये बताएगा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अरेंज मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये नहीं बताएगा, ये काम है नॉर्मेटिव एथिक्स का। समझ गए? अब डिफरेंस आप समझ गए होंगे। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, सबका भला करो, ऑनेस्ट बनो, ये सारी जो प्रिस्क्रिप्शन है, राय है, वो आती है नॉर्मेटिव एथिक्स में। समझ रहे हो? अब आता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स में क्या होता है? मेटा एथिक्स देखो ये है फिलोसफी ऑफ एथिक्स। मेटा एथिक्स ना डीप क्वेश्चंस पूछता है। डीप क्वेश्चंस पूछता है मतलब आप बोलते हो वो काम करो जो सही है, आप ये बताओ ना राइट का क्या मतलब है, गलत का क्या मतलब है, राइट का क्या मतलब है, एथिक्स का क्या मतलब है। ये जो डीप क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाते हैं मेटा एथिक्स में। फिर आता है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स तो देखो रियल वर्ल्ड इश्यूज को सोल्व करता है। जैसे कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बायो एथिक्स में क्या होना चाहिए, क्या डॉक्टर को बताना चाहिए टर्मिनल इलनेस के बारे में या नहीं बताना चाहिए, डेवलपमेंट वर्सेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन में किसको चुनो, प्रॉफिट वर्सेस एम्प्लॉय वेलफेयर में किसको चुनो। मतलब एथिक्स का इस्तेमाल करना रियल वर्ल्ड इश्यूज को सोल्व करने के लिए
वो आता है अप्लाइड एथिक्स में। तो एथिकल थ्योरीज को ना प्रैक्टिकल इशू में अप्लाई किया जाता है अप्लाइड एथिक्स ब्रांच में। इसके बाद देखो, ये जो 4 डायमेंशन थी ना एथिक्स के, और उसमें से एक थी नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रिस्क्राइब किया जाता है नॉर्मेटिव एथिक्स में। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी ना ये डिसाइड करने के लिए 3 थ्योरीज हैं। पहली वर्च्यू एथिक्स, दूसरा टीलियोलॉजिकल और तीसरा डियोंटोलॉजिकल। वर्च्यू एथिक्स में ना करेक्टर पे फोकस किया जाता है। जैसे वो पर्सन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो बढ़िया करेक्टर वाला है ना, तो फिर उसके एक्शन को गलत नहीं बताया जाएगा, फिर वो एथिकल है। जैसे भगवान श्री राम है, मान लीजिए भगवान श्री राम बहुत ज़्यादा अच्छे करेक्टर वाले पर्सन थे। अब देखो भगवान श्री राम जो करेंगे ना वो सही करेंगे। अब उनका जो एक्शन है जाहिर तौर पे सही होगा क्योंकि उनका करेक्टर इतना ज़बरदस्त है। तो ये चीज़ आती है वर्च्यू एथिक्स में, जिसमें करेक्टर पे फोकस किया जाता है कि सामने वाला पर्सन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका करेक्टर कैसा है, उसके पास में क्वालिटीज़ कैसी हैं। फिर है टीलियोलॉजिकल। टीलियोलॉजिकल थ्योरी में ना किसी एक्शन को जज किया जाता है आउटकम के बेस पे कि आउटकम कैसा आया है, एंड जस्टिफाई द मीन्स। मतलब अगर आउटकम अच्छी आई है, रिजल्ट अच्छा आया है, तो मतलब एक्शन सही था, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जबकि डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में ना मेथड पे फोकस किया जाता है, मीन्स पे फोकस किया जाता है। जैसे गांधी जी बोला करते थे, चोरा चोरी आंदोलन को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था ना, ये बोल के कि मीन्स ही खराब हैं तो एंड अच्छा नहीं हो सकता, वायलेंस की सहायता से आज़ादी नहीं पाई जा सकती, ये बोल के उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। तो डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में ना मीन पे फोकस किया जाता है, तरीके पे फोकस किया जाता है, ना कि आउटकम पे। तो डियोंटोलॉजी वाले ये बोलेंगे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, चाहे फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो। लेकिन टीलियोलॉजिकल वाले बोलेंगे कि अगर देखो फायदा हो रहा है तो झूठ बोलना गलत नहीं है, आउटकम अच्छी आनी चाहिए। अगर किसी गरीब का भला हो रहा है तो झूठ बोलना भी सही है, आउटकम अच्छी आनी चाहिए। वर्च्यू एथिक्स वाले बोलेंगे कि अगर देखो जो पर्सन झूठ बोल रहा है उसका करेक्टर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्टर अच्छा है, उसके अंदर इंटीग्रिटी है, लव है, कंपैशन है, तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा। तो करेक्टर पे फोकस किया जाता है वर्च्यू एथिक्स में। तो इस प्रकार से हमने एथिक्स डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।